इस वक्त जो एनर्जी क्राइसिस है और उसके साथ साथ बिल जो हमारे टैरिफ है इलेक्ट्रिसिटी के वो भी बहुत हाई साइड पर चले गए। तमाम इंडस्ट्री इस सिलसिले में परेशान है, तमाम बिजनेसमैन आवाम परेशान है। तो आप क्या समझते हैं, क्या सजेशन है आपकी? टोटल करप्शन है, टोटल करप्शन। इसमें से करप्शन निकाल दें, सुबह ठीक हो जाएगा कि भाई ये जो आज 8 रुपये की है ये इंशाल्लाह 80-90 रुपये तक पहुंच जाएगी। वही पहुंच गई। और सर्कुलर डेट जहाँ 480 का है और इंशाल्लाह ये ट्रिलियंस का होगा। अपनी इंटरेस्ट, अपने पैसे बनाने के लिए ये सारी हरकतें की हुई हैं। मतलब एक तरफ लोगों को आप बिजली दे भी नहीं रहे, एक तरफ आप कैपेसिटी भी दे रहे हैं कि वो इस्तेमाल ही नहीं हो रही। तो मेरे जैसे पागल आदमी को तो ये बात समझ में नहीं आ रही। अब कोई अगर अक्लमंद आदमी से एक्सप्लेन कर दे तो मैं बड़ा उसका शुक्रगुजार हूँगा। टैरिफ तो सिर्फ हमारा बनाया हुआ है ना, पहले भी हमारा बनाया हुआ था, आज भी हमारा बनाया। यही बिजली 8 रुपये में बन रही थी, अब क्या हो गया? कोई क़यामत आ गई? इसमें से सिर्फ करप्शन निकालनी है। आप यकीन करें, सिर्फ नीयत अच्छी करनी है, कल आधी कीमत हो जाएगी और 3 साल में कीमत वो हो जाएगी जो दुनिया में हर जगह है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इस वक्त हम लोग कॉस्मिक्स इंजीनियरिंग में मौजूद हैं और इनका एक एनुअल लंच ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और इस एनुअल लंच के मौके पर यहाँ पर एज अ चीफ़ गेस्ट सोहेल वजाहत साहब आए हैं। सोहेल वजाहत साहब को आप सब जानते हैं कि ये पेट्रोलियम के मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इसके साथ साथ सर सीमेंस के MD भी रह चुके हैं। तो हमें मौका मिला है इनसे बात करने का। हम जानते हैं इस इवेंट के हवाले से क्या कहते हैं और इसके साथ साथ आजकल जो पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के हवाले से, एनर्जी के हवाले से क्राइसिस है, उसके हवाले से भी इनसे डिस्कस करते हैं। जी सोहेल वजाहत साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया बात करने का। सर सबसे पहले तो आज आप कॉस्मिक्स के इवेंट में आए, क्या कहते हैं इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इवेंट माशाल्लाह मेरे ख्याल वेरी वेल अटेंडेड था। सारे लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे आ गए, तो इससे ज़ाहिर होता है कि इनकी मोहब्बत है और मोहब्बत में ही सब लोग आए हैं। और ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सब करीब बैठ के बातें की, गपशप लगाई और मुल्क के मसाइल भी डिस्कस हुए, फ्यूचर भी डिस्कस हुआ, वे फॉरवर्ड भी डिस्कस हुआ। दिस इज़ अ गुड वे ऑफ इंटरेक्टिंग पॉजिटिवली इंस्टेड ऑफ नेगेटिविटी। सोहेल साहब, आज सबसे पहले आपसे डिस्कस करेंगे क्योंकि आप मिनिस्ट्री में भी रह चुके हैं और सीमेंस जो कि एक बहुत बड़ा नाम है, वहाँ पे भी बड़ी आपने मसरूफियात और बड़ी ज़िम्मेदारियाँ निभाई हैं। और जैसा कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 98% जो ट्रांसफार्मर बनाए गए हैं वो सीमेंस ने ही बनाए थे। तो सर अब जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा अब मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ भी बात कर रही हैं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि क्या हर्डल्स आ रही हैं यहाँ पे पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से कि यहाँ पर भी कोई टेक्नोलॉजी लेकर आई जाए, यहाँ पर भी मेड इन पाकिस्तान हो, मेक इन पाकिस्तान हो? देखिए सर, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी हमारी है ही नहीं। हमारे पास बेसिक इंग्रेडिएंट ही नहीं है। तो हम वन ऑफ किसी को मूड हो जाता है तो वो अपना प्रोडक्शन शुरू करता है, फिर वो थोड़े दिन के बाद बंद हो जाती है, क्योंकि हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी नहीं है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, मैं आम ज़बान में आपको बताऊं कि जो चीज़ हम बाहर से मंगा रहे हैं उसको यहाँ बनाना शुरू कर दें ताकि हमारे डॉलर ना खर्च हों। यानी हम उसका रॉ मटेरियल अगर पाकिस्तान में फ़िलहाल नहीं है तो मंगा लें, तो वो आएगा किसी भी वैल्यू एडेड गुड में 80-70% रॉ मटेरियल होता है, बाकी तो हमें कम से कम 20-25% का फ़ायदा हो जाएगा, यानी एज अ मुल्क। तो हमारे अब ये पॉलिसी हमारी टोटली मिसिंग है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। पहले इंजीनियरिंग गुड्स गए, HEC गया, HMC गया और सीमेंस गई, इसी तरह ABB, सब यहाँ इंपोर्ट हो रहा है अब सामान जिसका भी आ रहा है। सीमेंस भी है, दे रही है सामान, लेकिन सब इंपोर्ट करके दे रही है, क्योंकि लोकली आप लॉजिकल आपने डॉलर इतना बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट है, फलाना है, पॉलिसी नहीं है, 32-33-34 एजेंसीज़ हर वक्त आप पे टैक्स लगाती रहती हैं। और टैक्स भी लगा दें तो कोई बात नहीं, लेकिन वो आपको तंग भी करती रहती हैं। तो वो फिर इंजीनियर्स जो है ना, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते। इंजीनियरिंग गुड्स में ना इंजीनियर ज़रा बड़ा 1 + 1 2 ही वाला आदमी होता है, वो मतलब साइंस की तरह से खुश्क आदमी होता है थोड़ा, वो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होते चले गए। तो अब ये एक
ये एक्चुअली रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो किस तरह करें। जैसे हम चाइना ने शुरू किया या सिंगापुर ने किया या मलेशिया ने किया या इवन आजकल इंडिया कर रहा है, बांग्लादेश ने किया, और आपको मैं क्या एग्ज़ाम्पल दूँ, बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने ये, ताइवान ने किया, कोरिया ने किया, और किसका, वियतनाम कर रहा है आजकल, इंडोनेशिया ने किया। इंडोनेशिया इज़ नाउ 6th और 7th लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने ये सब्स्टिट्यूशन करनी शुरू की। तो हमारे पास जो कुछ है उसको हम इस्तेमाल करें लोकली और उससे बना के एक्सपोर्ट करें, तो हमारा जो ये डेफिसिट होता है ना, ट्रेड डेफिसिट जिसे कहते हैं कि हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो डॉलर सरप्लस हो जाएंगे, आपको लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वजूहात स्टेट लेवल पे हैं, वजूहात इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है। अगर हमारी पॉलिसी ये बन जाए और हम गाइडेंस देखें, आप जैसे मोटरवे बनाते हैं ना, आपने कहा हम इस मुल्क में मोटरवे बनाएंगे, बन गई ना। जब अल्लाह ताला का एक कुरान में चीज़ है जिसमें उसने कहा है कि जब तुम कोई इरादा कर लेते हो तो मैं पूरी यूनिवर्स को उस काम पे लगा देता हूँ वो तुम्हारी मदद करे, अगर अच्छा इरादा कर। तो हम इरादा तो करें ना कि हमने इस मुल्क को तरक्की देनी है। हम इरादा क्या करते हैं कि यार मेरी कंपनी को क्या तरक्की होनी है, तो वो मेरी कंपनी तो थोड़े दिन के बाद ख़त्म हो जाती। मेरी तो होती नहीं है। हमारी कंपनियों को कैसे देखना है, हमारी इंडस्ट्री को कैसे देखना है, हमारा मुल्क कैसे चलना है। मेरा मुल्क कोई चीज़ नहीं होती, हमारा मुल्क है, किसी के बाप का मुल्क नहीं है। तो कहने का मकसद है कि ये जो सॉवरेंटी है ना, अब जैसे इस वक्त सॉवरेन गारंटी करके लोगों को डरा रहे। सॉवरेन गारंटी का मतलब है कि अगर आपकी सॉवरेंटी को इंटैक्ट करना, अगर सॉवरेंटी इंटैक्ट नहीं होती तो गारंटी काहे की है, वैसे ही रिवोक हो गई। ये तो सिर्फ फियर फैक्टर डालना, जैसे डाकू वाकू नहीं डालते कि भाई अगर डराएंगे तो फिर ये भत्ता देंगे, तो ये वाला हिसाब है। तो अब अगर आपने भत्ते वसूल करने हैं तो इंडस्ट्री तो नहीं चलेगी। सर बिल्कुल आप सही कहेंगे। सर अब इसमें क्या कहेंगे, जैसा कि आपने अभी कहा कि हमारा मुल्क, हमारा पाकिस्तान, हमारी इंडस्ट्री, हमारी ग्रोथ, तो सर इसके हवाले से आप कहेंगे तो यहाँ पर ये कौन लेकर आएगा? सर जैसे मिसाल के तौर पे आप भी एज आ मिनिस्ट्री में रह चुके हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कहाँ पर फॉल्ट है, किस तरह से इन चीज़ों को आगे लाया जा सकता है, कौन लोग ऐसे आगे आएँ? देखिए सर, बात सारी ये है कि अवाम भी हमारी इसी तरह की है। हर आदमी जिसको जिस मौके पे मिलता है मौका, वो गलत काम करता है। अगर दूध वाला है तो दूध में पानी मिलाएगा, गोश्त वाला है तो गोश्त में कुछ करेगा गड़बड़, अंडे वाला है तो अंडे में करेगा, वो है पेट्रोल तो वो उसमें मिलावट, किसी ड्रग है उसमें मिलावट, अस्पताल। ये मसला सिर्फ ये आ गया मिनहसुल कौम। तो इसलिए हमें अब ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो पहले तो कौम को कौम बनाए, क्राउड से हटाए, मॉब से हटाए। वो आ जाएगा, लीडर ऐसा आ जाता है, किसी को पता नहीं होता किस वक्त कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। ये अल्लाह की मर्ज़ी होती है। जिस वक्त उन्होंने अल्लाह ने हमारा हाथ पकड़ा, इस तरह का आदमी कहीं ना कहीं से हम में से कोई आपको नज़र आएगा कि वो वहाँ आ गया, उसने हाथ पकड़ लिया। एजुकेशन है, इन चीज़ों को देखें, हमने एजुकेशन तबाह कर दी, तो इसलिए अब कोई समझते ही नहीं। सब समझते हैं कि मैरिड कोई चीज़ ही नहीं है। मेरे अब्बा ने तो अपने रिसोर्स से मुझे दाखिल करा दिया था, मैं पास हो गया। तो ये सारी चीज़ें नीचे से, अब पहले ऐसा नहीं था इस मुल्क में, यही मुल्क था 72-71 तक, ऐसा नहीं था। उसके बाद से ये हरकतें शुरू हुई हैं। आप गौर करना शुरू करें, उस वक्त हम टॉप पे थे एक ज़माने में, तो हमने क्या ख़राबी की उसको दूर करने की ज़रूरत है। लीडर कोई भी नहीं आएगा एक दिन में, ये इवॉल्व होगा, सिस्टम जाएगा। इस वक्त देखें, आपका सबसे बड़ा दुश्मन ये सिस्टम है। इस सिस्टम में रहते हुए कोई भी कुछ नहीं कर सकता, चाहे फरिश्ता भी कोई उतर के आ जाए ना तो नहीं कर सकता। तो बेहतर ये है कि हम तय कर लेंगे हमें मुल्क चाहिए या सिस्टम चाहिए। अगर मुल्क चाहिए तो इस सिस्टम को चेंज करके हमें कोई नया सिस्टम लाना पड़ेगा, फिर नए लीडर आएंगे, नए तरीके आएंगे, नई चीज़ें आएंगी। लेकिन अगर हम इसी सिस्टम में रहेंगे तो यही ऐसा ही रहेगा। तो देखिए, एक रियासत का एक सिस्टम होता है, आपके घर का भी एक सिस्टम होगा ना। आपके मेरा घर में तरबियत बदल जाए तो आपको अपना किरदार बदलना पड़ेगा ना, अपने घर का निज़ाम बदलना पड़े। तो सिस्टम कोई चीज़ नहीं, मैं निज़ाम की बात कर रहा हूँ। तो निज़ाम में इस कदर गड़बड़ हो गई, जैसे एक ज़माने मुग़लों के निज़ाम में गड़बड़ हो गई थी। तो हम कहते हैं ना, हमने पूरे हिंदुस्तान पे और पता नहीं कहाँ कहाँ हुकूमत की, लेकिन फिर क्या हुआ, निज़ाम गड़बड़ हो गया तो वही मुग़ल बादशाह ख़त्म हो गए। बहादुर शाह सफ़र अपने मुल्क में भी दफन नहीं हो सके, रंगून में जाके, वो खबर उन्हें नहीं, फिर वो शायरी ही करते रह गए। तो अब हम इस वक्त तो शायरी कर रहे हैं ना सर, 2 दिन इंतज़ार में और 2 दिन।
जी। अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे एनर्जी सेक्टर के हवाले से कि एनर्जी क्राइसिस के हवाले से आप क्या कहेंगे, और फिर इस वक्त जो एनर्जी क्राइसिस है और उसके साथ साथ बिल जो हमारे टैरिफ है इलेक्ट्रिसिटी के वो भी बहुत हाई साइड पर चले गए, तमाम इंडस्ट्री इस सिलसिले में परेशान है, तमाम बिजनेसमैन आवाम परेशान, तो आप क्या समझते हैं, क्या सजेशन है आपकी? ये कोई अल्लाह की तरफ से मुसीबत नहीं आई है, ये मैन मेड है। टोटल करप्शन है, टोटल करप्शन। इसमें से करप्शन निकाल दें, सुबह ठीक हो जाएगा। करप्शन निकाल दें सुबह। अगर मैंने रिज़ाइन ही इसलिए किया था कि इसमें ताज एज अ मिनिस्टर कि मैं नहीं मान रहा था कुछ चीज़ें जो मुझसे मनवाना की कोशिश हो रही थी, तो मैंने छोड़ दिया। मैं कहा ठीक है आप कर लें जैसे कर, उसके बाद आप देख लीजिए। मैंने उस दिन टीवी पे इंटरव्यू भी दिया था, वो आप निकाल के पढ़ लीजिए, सुन लीजिए कि भाई ये जो आज 8 रुपये की है ये इंशाल्लाह 80-90 रुपये तक पहुंच जाएगी, वही पहुंच गई। और सर्कुलर डेट जहाँ 480 का है और इंशाल्लाह ये ट्रिलियंस का होगा, अब 4.8 ट्रिलियन का है, उस वक्त 480 बिलियन का था, 4.8 ट्रिलियन का। तो ये एनर्जी जो है ना, ये सर कोई, ये तो ऐसे ही जैसे टेक्सटाइल का प्रोडक्ट है, फैक्ट्री, ये तो हमारा कोई अल्लाह ताला ने थोड़ी है इसमें कोई गड़बड़ की है या कोई डिज़ास्टर। ये तो मैन मेड प्रॉब्लम है। आपने अपनी इंटरेस्ट, अपने पैसे बनाने के लिए ये सारी हरकतें की हुई हैं। तो अगर आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि आपके पास कैपेसिटी ज़्यादा है ना, जिसकी आप कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं, तो फिर लोड शेडिंग क्यों हो रही है? आप भी एनर्जी के लोग होंगे ना, तो थोड़ी अक्ल से सोचिए कि अगर मेरे पास ज़्यादा है डिमांड से, तो फिर लोड शेडिंग क्यों हो रही है? ये कभी सोचा आपने? तो लोड शेडिंग हो रही है और मैं कह रहा हूँ मैं कैपेसिटी पेमेंट भी कर रहा हूँ। मतलब एक तरफ लोगों को आप बिजली दे भी नहीं रहे हैं, एक तरफ आप कैपेसिटी भी दे रहे हैं कि वो इस्तेमाल ही नहीं हो रही। तो मेरे जैसे पागल आदमी को तो ये बात समझ में नहीं आ रही। अब कोई अगर अक्लमंद आदमी से एक्सप्लेन कर दे तो मैं बड़ा उसका शुक्रगुजार हूँगा। टैरिफ कोई चीज़ नहीं है, ये टैरिफ तो सिर्फ हमारा बनाया हुआ है ना, पहले भी हमारा बनाया हुआ था, आज भी हमारा बनाया। यही बिजली 8 रुपये में बन रही थी, अब क्या हो गया, कोई क़यामत आ गई? बल्कि अब तो एफिशिएंट प्लांट आ गए, तो 8 से 4 में बननी चाहिए थी। हाइडल में इससे भी कम में बने। अब आपने वो बनाया बेईमानी करके नीलम जेलम, उसका पट्टा बैठा दिया। वो 980 मेगावाट देना था, वो 400 भी नहीं दे रहा, उसकी टनल ही कोलैप्स, गलत वो दे के काम डिज़ाइन कर। इसी तरह आप हाइडल, रन ऑफ द रिवर सब आप उठा के देख लीजिए, सूखी किनारी, ये भाषा माशा, सारे हर चीज़ में कोई ना कोई फटा है। हर चीज़ में आपने मुल्कों से ताल्लुकात ख़राब कर लिए इस चक्कर में, यानी मुल्क नाराज़ हो गया आपसे इसी एनर्जी के चक्कर में। मतलब ये तो इंतहा से ज़्यादा मेरे हिसाब से सॉवरेंटी का मसला है कि हमारी सॉवरेंटी एट स्टेक आ गई है एनर्जी की वजह से। और अगर इस पर तवज्जो नहीं दी गई, इसमें से सिर्फ करप्शन निकालनी है। आप यकीन करें, सिर्फ नीयत अच्छी करनी है, कल आधी कीमत हो जाएगी और 3 साल में कीमत वो हो जाएगी जो दुनिया में हर जगह है सेम। क्योंकि हम कोई अनोखी बिजली नहीं बना रहे, सब कोयले से ही बनाते हैं, सब सोलर से ही बनाते हैं, सब विंड से ही बनाते हैं, सब तेल से ही बनाते हैं, सब पानी से ही बनाते हैं। हमारे पास तो पानी भी बहुत है, हमें तो और सस्ता होना चाहिए। अगर बांग्लादेश में 10 रुपए की है तो हमारे पास तो वैसे ही 5 रुपए की होनी चाहिए, लेकिन हम तवज्जो ही नहीं देते। हमारी ज़रूरत अभी भी 24-25 हज़ार 30 हज़ार मेगावाट है, 80 हज़ार तो सिर्फ पानी से बन सकती है, तो फिर ज़रूरत क्या किसी और चीज़ से बनाने की? लेकिन कमीशन कैसे देंगे? अच्छा सर, आखिर में ये आजकल आप PSL पे तवज्जो है आपकी और PSL आप करवा रहे हैं, तो सर इसके बारे में बताएं कि सर ये मेरी तवज्जो नहीं है, मेरे भाई की तवज्जो है, वही इसके CEO हैं, वही देखते हैं। मैं तो देखने जाता हूँ एज ए फैमिली तमाशा और गेम को एंजॉय करने जाता हूँ। नदीम उमर साहब हैं, वो इसमें सारा टाइम लगाते हैं, उन्हीं की सब चीज़ लगी हुई है, वो इसके हमारी फैमिली में इंचार्ज हैं। तो वो ये सवाल अगर आप उनसे करें तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन PSL है उन्हीं का, मेरे भाई का ही ड्रीम है एक तरीके से, जो उन्होंने सब जगह कह के करवा लिया और अच्छा किया। मुल्क का बड़ा नाम हुआ इसमें, और उन्होंने नाम भी ऐसे छोटे शहर कर लिया कोयटा का अपने टीम में, कोयटा ग्लैडिएटर। तो कोयटा सारी दुनिया में मशहूर हो गया उसके बाद कि लोग पूछने लगे दुबई में जब नारे लगते थे कोयटा कोयटा, तो भाई ये कोयटा किधर है? तो आपका एक शहर दुनिया में प्रोविंस था, प्रोविंशियल कैपिटल था, उसे कहीं नज़र नहीं आता था, लेकिन अब दुनिया के नक्शे में ख्याल पूरे लोगों को पता है कि कोयटा कहाँ है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम एजाज साहब।
व्यूअर्स, आपने देखा कि सोहेल वजाहत साहब थे और इनकी आपने गुफ्तगू सुनी। और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए इंजीनियरिंग पोस्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।